लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि होबिन एंड कंपनी को जिन्हो के सारे बंदे रोक लेते हैं और ली जिन्हो हिसू के साथ घोड़े से भाग रहा होता है। अब आगे हम देखते हैं कि जिन्हो के बंदे होबिन एंड ग्रुप पर टूट पड़ते हैं। तभी एक बंदा होबिन के पीछे से अटैक कर देता है। यूनू उस बंदे को धक्का देकर कहता है, चिंता मत कर होबिन, मैं हूँ ना। होबिन कहता है, चलो इसे जल्दी से खत्म करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मांगी हॉन ने वापगई को नीचे गिरा दिया होता है और कहता है, चलो इसका तो खेल खत्म, अब अगला कौन है। तिहान मिस्टर टैटू की तरफ देख के बोलता है, तुम क्या सोच रहे हो, तुम भी थोड़ी देर में इसी की तरह नीचे पड़े मिलोगे जब मैं तुम्हें पीटना शुरू करूंगा। मिस्टर टैटू कहता है, अभी रुक। तिहान कहता है, मगर क्यों, मुहूर्त निकालेगा क्या अब। मिस्टर टैटू कहता है, मुझे एक असली फाइट चाहिए, पर ये बस ध्यान भटकाएगा क्योंकि एक भालू अब जंगली होने वाला है। तभी हम देखते हैं कि बाप गई दोबारा उठकर खड़ा हो जाता है और एक अजीब सा पोज ले लेता है। ये देख के मांगी और मूंगसन कहते हैं, इसका कौन सा स्क्रू ढीला हो गया अब। तभी बाप गई मांगी से कहते हैं, चल आजा, हम दोनों को रेसलिंग आती है, चलो देखते हैं कि कौन जीतेगा। तभी हमें बापगई की बैक स्टोरी के बारे में बताया जाता है। मंगोल योद्धा की जमीन और उनके लेजेंडरी ट्रेडिशनल रेसलिंग जो ताकतवर लोगों को बढ़ाने के लिए बनाई गई थी, उनकी शक्ति इतिहास में दर्ज है। उनके मैचेस में कोई एज लिमिट, वेट क्लासेस या टाइम लिमिट नहीं होती। इनके लिए योद्धा बनने का मकसद ही सब कुछ है, इसलिए उनका गर्व और शक्ति आसमान जितनी ऊंची होती है। तभी हम देखते हैं कि वापगई मांगी को उठाकर पटकने की कोशिश कर रहा होता है। तभी नरेटर बताते हैं, जितना स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट होता है उतना स्ट्रॉन्ग ये लोग होते हैं। लेकिन वापगई नहीं जानता कि होंग मैंगी एक चैंपियन रेसलर था जो कोरिया की हर रेसलिंग वेट क्लास का विनर रहा था। वो एक लौता चैंपियन रेसलर है। तभी वापगई जमीन पर लेट के बोलता है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ वॉरियर, ये कोई आसान फाइट नहीं होने वाली। वापगई मांगी को पंच मार के कहता है, चलो इस फाइट को खत्म करते हैं। मांगी गुस्से में कहता है, साले अब तू खत्म। मांगी उस पे एक परफेक्ट पंच लैंड कर देता है और फिर मांगी उस पे पंचेस की बारिश कर देता है। मांगी कहता है, मेरे मास्टर ने कहा था कि प्रशिक्षण को ट्रेन नहीं किया जा सकता, लेकिन ये बैकबोन की तरह सब कुछ संभाल लेती है। तभी वापगई कहता है, इस बार ये लड़ाई बहुत भयानक होगी। वापगई को ज़ॉम्बी की तरह देखकर मूंगसन और मांगी दोनों ही डर जाते हैं। मांगी कहता है, मुझे मत रोको, मुझे पैसे कमाने दो। मांगी कहता है, अबे अचानक ही से क्या हो गया। तभी वापगई बताता है, बापगाई ये नाम मुझे मेरे पिता ने दिया था। वह चाहते थे कि मैं एक भालू की तरह मजबूत बनूं, लेकिन मेरे पिता बीमार पड़ गए और हम दोनों में से उनकी जिंदगी मेरे हाथों में आ गई। एक रास्ता था चैंपियन बनने का और प्राइज मनी जीतने का, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं था। अगर मैं रुकता तो मेरे पिता मर जाते। एक बाहर का इंसान जिसे मैंने कभी नहीं देखा था वो मेरी मदद कर रहा था। मैंने कभी नहीं पूछा क्यों, बस वो जो कहता गया वो मैं करता गया। मुझे लगा कि ये भी एक जीतने का रास्ता था। मैं खुश था जब तक मुझे पता चला मेरे हारने की वजह रिजल्ट्स में धांधली थी। बहुत लोग थे जो मेरे जैसे किसी को पसंद नहीं करते थे, जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं था। झूठ की तरह उस दिन मेरे पिता का देहांत हो गया। वो दुनिया ने मुझे धोखा दिया, एक आदमी के अलावा सब ने, और उसी इंसान की वजह से अपने गुस्से को ठंडा करने में मदद की। मेरे मास्टर, मेरे दोस्त, उन्हें मेरी वजह से चोट लगी थी। ये सब मेरे भयानक गुस्से का नतीजा था। कोई मेरे गुस्से को नहीं रोक पाया जब तक कि मेरे मास्टर ने मुझे ये ना कहा, आंखें बंद करो और अंदर से गुस्से को शांत करो मेरे बेटे, वरना तुम अपने गुस्से में ही जल के राख हो जाओगे। ये उनके अंतिम शब्द थे और मैंने फैसला किया कि मैं अपनी मातृभूमि को छोड़कर पैसे कमाने बाहर जाऊंगा और मैं उन्हें बचाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, पास्ट स्टोरी खत्म। अब प्रेजेंट में आते हैं। वापगई सुमो की तरह पैर उठाकर कहता है, मैं पैसे कमाने के लिए कुछ भी करूंगा। वापगई मांगी से कहता है, क्या तू वाकई मुझे रोकना चाहता है। मांगी उस पर अटैक करते हुए कहता है, तो इतनी देर से मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन तभी वापगई मांगी पे जोर का थप्पड़ लगा देता है। वापगई कहता है, क्या तू जानता है कि मैं तुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों हूँ। वापगई मांगी को जोर से स्पेयर दे देता है। मांगी का सिर जाकर एक विंडो में लग जाता है। वापगई कहता है, क्योंकि तेरी जिंदगी दांव पे नहीं लगी हुई। मैंने कसम खाई है कि अगर मैं हार गया तो मैं मर जाऊंगा। हम देखते कि मांगी वहाँ बेहोश हो जाता है। भाई मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। अब वापगई होबिन की तरफ बढ़ के कहता है, होबिन तेरी बारी। वापगई मन में कहता है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग बाकी हैं जिनसे मुझे अभी लड़ना है, जैसे तिहान और हाँ योनो भी तो है। तभी मूंगसन की आवाज आती है, क्या तुम मजाक कर रहे हो। तुम हम सबको मार रहे हो और मुझसे उम्मीद कर रहे हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। तुम इसके लिए बहुत पछताने वाले हो। अगर बचना चाहते हो तो अभी सरेंडर कर दो। तभी वापगई मूंगसन के मुंह को पकड़कर जमीन पर पटक देता है। ये देखकर होबिन, तिहान और यूनू तीनों ही हैरान हो जाते हैं। वापगई कहता है, कितना बोरिंग है फिर से तुझे मारना। मूंगसन वापगई पर आमलोक लगा देता है। वापगई कहता है, इस बार मैं तुझे गारंटी देता हूँ कि तेरे आधे शरीर को तबाह कर दूंगा। मूंगसन उसे जोर के एल्बो स्ट्राइक मार देता है और कहता है, ये सीधा जो पर लगी, गले ने
तो इस हमले को बेकार कर दिया, ये तो चीटिंग है। बाप गाई हंस के कहता है, क्या तुझे कोई प्रॉब्लम है इसमें? मुंगसंग बाप गाई पे पंचेस मार के कहता है, इसके सिर पर जोर से अटैक करना ही मेरा पहला अटैक होगा। मुंगसंग एक के बाद एक पंचेस मार के कहता है, अब मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है तेरे गले को लेकर, क्या ये 100 हिट्स के बाद भी ठीक रहेगी? बाप गाई उसे धक्का मार के कहता है, तुझे तो और स्ट्रॉन्ग बनने की जरूरत है। तभी बाप गाई मुंगसंग का पंच अपनी तरफ आता देख मन में कहता है, फिर से जो पर अटैक, इस बार मुझे ये रोकना ही होगा। तभी मुंगसंग बाप गाई के पेट पर जोर का पंच मार के कहता है, अगर तू इसे रोकने की कोशिश करेगा तो मैं तुझसे बड़ी आसानी से जीत जाऊंगा, तो ऐसा मत कर, मैं नहीं चाहता कि तुझे आसानी से खत्म करूं। तभी मुंगसंग को अपने गुरु की बात याद आती है। मुंगसंग के गुरु पूछते हैं, आज का दिन कैसा रहा? मुंगसंग कहता है, मुझे समझ नहीं आता, वेट क्लासेस तो अलग अलग होती है, तो मुझे कब तक ये सब करते रहना पड़ेगा? मुंगसंग के गुरु कहते हैं, जब तक कि तुम जीत नहीं जाते। हर किसी की कोई ना कोई कमजोरी होती है, हो सकता है वो एक आदत हो या फिर कुछ और। मुंगसंग कहता है, आप ये कह रहे कि मुझे ये सब समझना होगा? मुंगसंग के गुरु कहते हैं, गुड बॉय, ये सब इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम अपने ओपोनेंट को कितना अच्छे से समझ पाते हो। दुश्मन को देखना और उसकी कमजोरी को पकड़ना, ये ही मार्शल आर्ट्स में जीत का फैक्टर होता है। और अब प्रेजेंट में मुंगसंग बाप गाई के चेहरे पर अपने घुटने से अटैक कर देता है। बाप गाई मन में कहता है, नहीं, मैं बेहोश नहीं हो सकता। बाप गाई को याद आता है जब उसने पैसे भेजे थे और कहा था, आज भी मैंने पैसे भेज दिए जैसे हमेशा भेजता हूँ, और मुझे लगता है कि मैं अब और भी ज्यादा पैसे भेज पाऊंगा, आपसे मैं जल्दी ही कांटेक्ट करूंगा। दूसरी तरफ से नर्स कहती है, रुको, पैसे मत भेजो, तुमने जो पैसे भेजे हैं वो काफी मदद कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि उनके उठने की चांसेस बहुत कम है। अब तो उन्होंने भी उम्मीद छोड़ दी है। बाप गाई कहता है, मैं अगली बार 10 गुना और पैसे भेजूंगा, अब बस उन्हें ठीक करो। तभी बाप गाई अपनी यादों से बाहर आता है और मुंगसंग को जोर सा पंच मार देता है और उसे दोबारा नीचे पटक के बोलता है, मुझे पैसे के लिए जीतना होगा। तभी मुंगसंग बाप गाई को लात मार के की गर्दन पर चोक लगा के कहता है, गिव अप कर दो। बाप गाई मन में कहता है, मैं और शक्ति की तमन्ना करता था, मैंने सोचा था मेरे पास और ताकत है, मुझे लगता था कि मैं तुम्हें इस बार हरा पाऊंगा, लेकिन मैं नहीं कर पाया, और उसके साथ ही मैं एक भी इंसान को नहीं बचा पाया। तभी वो दोनों हाईवे से नीचे गिर जाते हैं। ये देख के सब हैरान हो जाते हैं। तियान कहता है, अरे क्या वो अभी गिर गए? तभी हम किसी का हाथ देखते हैं, हम देखते हैं कि मुंगसंग बच गया होता है। होबिन कहता है, क्या तुम ठीक हो मुंगसंग? लेकिन बाप गाई कहाँ है? मुंगसंग के मन में बाप गाई के साथ हुई लास्ट आखिरी बात याद आती है। मुंगसंग कहता है, अगर हम नीचे गिरे तो तुरंत मौत हो जाएगी। हम देखते कि दोनों किसी तरह वहाँ लटके हुए होते हैं। बाप गाई कहता है, ये कितना शर्मनाक है। मुंगसंग कहता है, क्या कह रहे हो? बाप गाई कहता है, तुम्हारे पास अभी भी ऊपर चलने के लिए काफी शक्ति बची है। बाप गाई मन में कहता है, मैं अपने गुस्से को शांत नहीं कर पाया और मैं अपने अंतर्मन को भी कभी समझ नहीं पाया। तभी बाप गाई मुंगसंग से पूछता है, क्या मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? मेरे पिता, मेरे दोस्त जीने चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। बाप गाई ये बोल के अपने हाथ छोड़ देता और वो मन में कहता है, शायद ये सही फैसला हो मेरा। तभी सीन मिस्टर टैटू पर शिफ्ट होता है। वो कहता है, जो मन चाहे वो कर रहा है ये, उससे किसने कहा कि ऐसे मर जाओ? अब मेरा क्या तुम लोग ने सब कुछ संभाल लिया? तिहान मिस्टर टैटू से कहता है, अब सिर्फ तू बचा है, गिव अप कर दे। लेकिन मिस्टर टैटू अपने ब्लेड निकाल के कहता है, कैसा गिव अप? सब कुछ तो पहले ही खत्म हो चुका है, मुझे अपनी आखिरी कोशिश तो करने दे। मिस्टर टैटू अपने चेहरे पर ब्लेड से कट लगा के कहता है, ये बेहतर होगा कि हम सब यहीं मर जाएं। तभी मिस्टर टैटू की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। फिलीपींस एक 4 स्टार होटल में 2 मंजिले कुछ करके आराम कर रहे होते हैं। तभी एक बंदा वहाँ आके उनमें से एक मंजिले पर खंजर से अटैक कर देता है। दूसरा साथी लड़की को बेहोश कर देता है। वो उस बंदे पे अंधाधुंध अटैक कर रहा होता है। तभी उस बंदे का साथी उस पे टपली मार के कहता है, अबे रुक जा, देख वो मर चुका है। क्यों हमेशा तू इतना भावुक हो जाता है? जब टारगेट एक बंदा हो और उसके साथ कोई विदेशी लड़की हो। वो उसका मांस हटा के कहता है, जा मुंह धो ले, अपने आप को संभाल। और हम देखते हैं कि ये बंदा मिस्टर टैटू होता है। मिस्टर टैटू बताता है, मेरे बहुत सारे अंकल हैं, चाहे हमारा खून का रिश्ता ना हो, पर वो ही मेरी असली फैमिली है, क्योंकि मैं एक अनाथ हूँ। नहीं, मैं शुरू से अनाथ नहीं था। सच तो ये है कि मेरे पास सिर्फ माँ थी। मेरे अंकल मेरे माँ के अच्छे दोस्त थे। मुझे थोड़ा बहुत पता था कि वो उनके इतने करीब क्यों है। मुझे मालूम था कि मेरी माँ किस तरह का काम करती थी, तो इससे मुझे कोई शिकायत नहीं थी। शायद मुझे पाने के लिए उनके पास और कोई रास्ता ना हो। मेरी माँ का सपना था एक सॉन्ग राइटर बनना। वो चाहे इतनी टैलेंटेड नहीं थी, लेकिन उनके गानों में एक अकेलापन महसूस होता था। मैंने अपने अंकल के अंडर काम करना शुरू कर दिया। मैं अपनी माँ का सपना पूरा करना चाहता था, लेकिन दुनिया ने ऐसा होने नहीं दिया। चाहे वो ठीक दिखती थी और अंदर से वो ठीक बिल्कुल नहीं थी। अगर वो अचानक मर जाती तो मुझे हैरानी नहीं होती। सच बात तो ये थी कि मेरे पिता जो कोरिया के कस्टमर थे,
मेरी माँ ने उस कस्टमर के बच्चे को पैदा किया, वो कचरा जो मेरे पिता ने ऐसे ही फेंक दिया। मेरी माँ ने उस कचरे को संभाल कर रखा और रोजाना गाने लिखती रही उस होटल की रिसिप्ट को देख के। इंसिडेंट की डिटेल रिवील हुई, एक इंसिडेंट जो हरेसमेंट से ज्यादा कुछ नहीं था। मेरी माँ उसे मिस करती थी, मरने तक उसने उन्हें मिस किया। एक हल्की फुल्की डिसीजन ने एक इंसान की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने कसम खाई जब मैंने अपनी माँ के ठंडे हाथ पकड़े। मैंने फैसला किया कि मैं उन लोगों को मार डालूंगा। मैंने एक प्लान बनाया, मैंने उनका नाम अपने शरीर पर गुदवाया और उसे मारने का लक्ष्य बनाया और उस लक्ष्य के साथ मैंने समुद्र को भी पार किया। तभी प्रेजेंट में आते हैं मिस्टर टैटू कहता है मैं उसे अपने हाथों से मारना चाहता था पर अब कोई चारा नहीं है। वो वैसे भी स्वर्ग तो जाने नहीं वाला, मैं उसका नर्क में इंतजार करूंगा। मिस्टर टैटू टियान पर अटैक करके कहता है तो मेरे हाथों से तू पहले मरेगा। मिस्टर टैटू ब्लेड घुमाते हुए दोबारा अटैक करके कहता है बेहतर होगा कि तू अपनी पूरी कोशिश कर, मौत बिल्कुल तेरे पास खड़ी है टियान। टियान भी उस पर किक मार के कहता है मैं भी तेरे लिए यही कहना चाहता हूँ। होबिन और हेनु दोनों उन्हें लड़ते देखते हैं। होबिन कहता है मिस्टर टैटू ये साला अच्छा लड़ता है, लगता है कि टियान को थोड़ी चोट लग गई है। हेनु कहता है नहीं यार उसकी मूवमेंट तो बिल्कुल ठीक लग रही है। टियान उनसे कहता है हाँ सालो बस तुम बैठ कर देखते रहो मुझे, क्या तुम ली जिनो को भागने दोगे? क्या हमने फैसला नहीं किया था इस बार उसे भागने नहीं देंगे? मिस्टर टैटू अपने टैटूज दिखा के कहता है मैंने कहा था ना कि हम यहाँ साथ में मरेंगे। मेरे अंकल्स ने मुझे इंसान को मारना सिखाया है। उन सब ने कहा था मेरा ओपोनेंट एक कैनवस है और मैं ब्रश पकड़ा एक आर्टिस्ट, मानो मैं उन पे जैसे पेंटिंग कर रहा हूँ। टियान जंप करके उस पे किक मार देता है और कहता है जल्दी निकलो यहाँ से होबिन। मिस्टर टैटू कहता है अबे इतनी जोर से कोई मारता है क्या? तभी योनु कहता है मैं मिस्टर मांगी को कार में डाल चुका हूँ, अब आगे क्या करना है होबिन? होबिन कहता है उसके पास खंजर है, अगर वो साले जो बेहोश पड़े हैं वापस उठ जाते हैं तो तिहान के लिए काफी दिक्कत हो जाएगी। मोंगसिंग भी कहता है हमें नहीं पता ली जुनो की तरफ क्या इंतजार कर रहा है, लेकिन हमें तिहान पर भरोसा करना ही होगा। हम सब देख सकते कि इसकी आंखें किसी हारे हुए इंसान की नहीं है। तभी होबिन अपने दांतों को पीस के कहता है ठीक है तो फिर चलो। हेनु सबसे पूछता है सब कार में आ गए ना तो फिर चलते हैं। जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं मिस्टर टैटू उन पर ब्लेड लेके कहता है कहाँ जा रहे हो तुम लोग? ये बोलते ही वो उनकी तरफ बढ़ता है लेकिन टियान उसे लात मार के रोक लेता है और कहता है अरे तू कहाँ जा रहा है, तू यहीं रुक, क्या तू नहीं जानता कि रोड को ब्लॉक नहीं करना चाहिए? मिस्टर टैटू हंस के कहता है अच्छा मजाक था, तूने अपने डर को काफी अच्छे से छुपा के रखा है, लेकिन तू भी मन में जानता है कि तेरा मेरे से कोई मुकाबला नहीं है, तू अब मरने वाला है। मिस्टर टैटू उसकी तरफ दौड़ के कहता है मैं तुझे छोटे छोटे टुकड़े में काट दूंगा। टियान मन में कहता है ये कोई रेगुलर नाइफ स्किल नहीं है, चाहे मैं इसे ब्लॉक करूँ पर फिर भी मुझे कट लग ही जाता है। मिस्टर टैटू टियान पे लगातार अटैक कर रहा होता है। टियान मन में सोचता है अगर इससे ज्यादा खून बहा तो मेरे लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी, क्या मुझे उस टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए जो मेरे पिता ने की थी? लेकिन मुझे ये करने में बहुत अजीब लगता है। सीन एक सी पोर्ट पे शिफ्ट होता है, हम देखते कि वहाँ कुछ लोग सामान शिफ्ट कर रहे होते हैं। तभी ली जुनो हेसु से कॉल पर कह रहा होता है रोड पर आने में मुझे थोड़ा वक्त और लगेगा। हेसु कहता है कोई दिक्कत नहीं है आराम से करो। ली जुनो कहता है क्या कॉन्फिडेंस है तुम्हारा, चलो ये बताओ कि तैयारी शुरू कर दे तुमने? वो लोग यहाँ किसी भी वक्त पहुँचते होंगे, ये जगह हम दोनों के लिए काफी जानी पहचानी है। खैर हेसु तुम सच में उन्हें अकेले संभाल लोगे ना? हेसु कहता है कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, मुझे उन सबको बस मारना ही तो है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना भूल के भी मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी, उस पे क्लिक करके आप एंजॉय कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।